देश में कोरोना के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि करीब 3.25 लाख मरीज रविवार से सोमवार को मिले हैं। चिंताजनक बात यह है कि रिकवरी दर संक्रमण से काफी कम है। देश में संसाधनों की अब कमी होती नजर आ रही है। गत वर्ष 2020 में जब कोरोना की दहशत थी, तो उस समय सब मिलकर इस जंग में हिस्सा ले रहे थे और केंद्र इसका नेतृत्व कर रहा था। लेकिन अब व्यवस्था फुटबॉल बन गई है। केंद्र चाहता है राज्य अपने स्तर पर निपटे और राज्य चाहते हैं केंद्र पहल करे। गौरतलब है कि पिछले साल लॉकडाउन पर जमकर सियासत हुई थी। यही वजह है कि हमारे देश में सियासी पारा चढ़ाने के लिए अवसर बहुत आते हैं, लेकिन उसमें यह तक नहीं देखा जाता कि यह समय संकट का है या राजनीति का। एक बार फिर कोरोना की व्यवस्था पर देश का सियासी पारा चढ़ने लगा है, चाहे वैक्सीन हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई। लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। देश में इस महामारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी साफ दिखाई दे रही है और राज्यों में रेमडेसिविर की किल्लत ने पीड़ितों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन हमारे सियासी खेवनहार ऐसे अवसर पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते। भाजपा हो या कांग्रेस हो या फिर दूसरे दल, इन मुद्दों पर जमकर सियासी तीर चला रहे हैं। हालांकि व्यवस्था के नाम पर अभी कई राज्य अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार टूट नहीं पा रही। ऐसे में चिंता और बढ़ती जा रही है। एक वर्ष में व्यापार, व्यापारी और मजदूर जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुए हैं। यह तबका नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगे, लेकिन जिस स्लोगन जान है तो जहान है, इसके साथ शुरू हुआ सख्ती का सफर अब ढुलमुल रवैया का रूप ले रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्यों का अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग दिखाई दे रहा है और आम जनता इसमें पिसती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना का कहर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से देश की सियासत भी बेलगाम हो रही है। वक्त ऐसा है कि लोग जूझ रहे हैं अपनों की बीमारी से, चिंता से, इस भय से कैसे करके इससे मुक्ति मिल सकती है। 2020 में और अब मैं दो फर्क देख रहा हूं। एक फर्क यह है कि जैसे ही चिंता का दायरा बढ़ना शुरू हुआ था तो हर कोई एकजुट होता नजर आ रहा था, आगे बढ़ रहे थे। देश की सियासत काफी दिन बाद में शुरू हुई, लेकिन अब की बार होगा क्या ये कोई पता नहीं है। लेकिन चर्चाएं कैसे हो सकती हैं, मुद्दा कौन सा पकड़ा जा सकता है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसे में लगता यह है कि शायद अपनी चिंताओं की ज्यादा चिंता है, अपनी परेशानियों की ज्यादा चिंता है, अपने एजेंडे की ज्यादा चिंता है और जनता की चिंता कम है। यह इस वजह से कहा जा रहा है कि साफ दिखाई दे रहा है देश के कई राज्यों में या तो पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है या उसे लॉकडाउन का रूप दे दिया गया है। कई शहर ऐसे हैं जहां लॉकडाउन लगा दिया गया है। कई शहरों में जब हमारे हुक्मरानों की ओर से कोई एजेंडा नहीं आया सामने कि व्यवस्था क्या करनी है, तो आखिर अदालतों को दखल देना पड़ रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या फिर और राज्यों में हो। तो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिसमें मुझे नहीं लगता है, शायद आप लोगों को भी लगता होगा कि एक ऐसी घड़ी है जिसमें मिलकर के जंग लड़ना चाहिए। एक वक्त वापस आ गया है कि जिसका हमें अंदाजा नहीं था। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर PR गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, जो राजस्थान मुख्यमंत्री की एडवाइजरी कमेटी है उसके सदस्य भी हैं। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी जी हैं और कांग्रेस नेता RC चौधरी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। नमस्कार साहब, लग यही रहा था कि अगर इस क्रम को, इस चैन को तोड़ना है तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, और जो हमारे यहाँ रविवार रात को गाइडलाइन जारी की गई उसे लॉकडाउन भी कह सकते हैं और कर्फ्यू भी कह सकते हैं। दोनों तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ एक फर्क दिखाई दे रहा है कि गाइडलाइन जो है उसमें एक आम भाषा में कहते हैं कि झोल छोड़ दिए, या कहें कि उसमें बड़े लेकुना छोड़ दिए गए, बहुत ही लिबरल बना दिया गया। अब इसमें दो तीन चीजें मैं जिक्र करना चाहूंगा कि बिल्डिंग से जुड़े यानी कि निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को परमिशन दे दी गई, मटेरियल की दुकानों को परमिशन नहीं है। वो करेंगे क्या वहां बजा करके? हम देख रहे हैं कि भीड़ देखिए आप सड़कों पे, हम सबने उससे दो होके निकले हैं, बहुत अच्छे से देखा होगा आप लोगों ने भी। तो ऐसे कैसे रुकेगा कोरोना? एक बार फिर लॉकडाउन की दरकार समझे कि या वैसा लॉकडाउन जिसमें सबका बंद का मतलब बंद, क्या सर हो क्या? अभी ये चैन कैसे टूटेगी ऐसे? नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जो 2020 में जो लॉकडाउन लगा था उस समय परिस्थितियां डिफरेंट थी। हम सार्वजनिक तौर से कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं थे, इसलिए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय था। आज स्थितियां बदल गई हैं। आज कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास सब कुछ है। जो नहीं है वो ये है कि एक नेचुरल जो इफेक्ट था पेंडेमिक फटीग का, उसकी कमी थी। लोग बेखौफ हो गए, बोर हो गए घरों में बैठे बैठे, इसलिए जैसे ही मौका मिला सड़कों पे आ गए। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर गायब हो गया। दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से शिथिल पड़ गया। आज खाली जो जरूरत है वो प्रशासन को वापस चुस्त दुरुस्त करने की है, और इस दिशा में पिछले 15 दिन में बहुत ज्यादा काम हुआ है। और दूसरा, लोगों को इस बात को मानने को बाध्य करना है कि वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेव अपनाए। लेकिन अब साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि लोगों की रोजी रोटी ना छिने। अदरवाइज जो पहले ही
मारे जा चुके हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद नहीं हो, लोगों की रोटी रोजी नहीं छिने, इसलिए हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, लेकिन सर जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उससे तो लगता नहीं है कि कोरोना पे किसी तरह का लगाम लगेगा। 11,000 से ज्यादा आंकड़े राजस्थान के, 2.25 लाख का आंकड़ा देश का, प्रदेश में 51 लोगों की मौत हो गई, ऐसे कैसे रुकेगा? सड़कों पे आप भीड़ देखिए, एक एक ऑटो में 9 लोग बैठ करके जा रहे हैं, बसें फुल जा रहे हैं, तो ऐसे हम लगाम लगा पाएंगे? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हर चीज का, हर पेंडेमिक का एक नेचुरल इफेक्ट होता है। पहली लहर होती है, दूसरी लहर आमतौर पर पहली लहर से ज्यादा ही होती है तगड़ी, और फिर तीसरी लहर भी आती है जो यूजुअली थोड़ी होती है। तो पेंडेमिक का अपना इफेक्ट अपनी जगह है, और लोगों को जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए जो समझ होनी चाहिए वो अपनी जगह है। इसलिए वर्तमान में उद्योग धंधों को बंद करने के बजाय लोगों में ये डर फैलाना है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया तो जाएंगे, और ये डर जो है वो कर्फ्यू से भी फैल जाएगा। और दूसरा जो मेरा अपना मानना है, कई बार मीटिंग्स में भी मैंने बोला है कि एनफोर्समेंट की जो टीम्स हैं वो सडन छापेमारी करेगा कि पुलिस जी जैसे मैं पुलिस राइड में बैठा था तो पुलिस राइड वाले ने मेरे को ये कहा कि मास्क लगा लो साहब, पुलिस आ जाएगी। ये नहीं कि मैं मास्क मुझे लगाना ही चाहिए, पुलिस आ जाएगी। तो पुलिस का जो डर है, मैं लौटूंगा सर आपके पास में। डॉक्टर साहब वापस लौट रहा हूं मैं। बात पुलिस पे आती है कि पुलिस का सहयोग जरूरी है, लेकिन सड़कों पर पुलिस की मजबूरी है या फिर और कुछ कहें, जिस तरह से लिबरल बनकर के अगर काम किया जाएगा कि लोग घूम रहे हैं, मास्क भी है तो है, नहीं है तो नहीं है, किसी को रोका किसी को छोड़ा। जोशी साहब, आपने खुद ने तस्वीरें देखी होंगी सड़क पे उतर के, बात मैं केवल राजस्थान की नहीं कर रहा हूँ, देश के कई हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, लापरवाही का आलम यह है कि हम उनसे तो चिंतित हो रहे हैं, लेकिन जो चिताएं दिख रही हैं उससे और भय बढ़ता जा रहा है। तो ये सामंजस्य कैसे बैठेगा? ये तस्वीरें हम ऐसे देखते रहेंगे? योगेंद्र जोशी साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा आपने पंकज जी से कहा है क्या? योगेंद्र जोशी जी से बात की है, पंकज जी से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गुरुजी गुड़ खावे, दूसरा ने ज्ञान बतावे। हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने इस कोरोना को बिल्कुल हल्के में ले लिया था। जो प्रशासन चला रही है, जो सत्ता को चला रही है, ये क्या कर रहे हैं कि इनको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लड़ने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और आज इस प्रकार की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के ही कारण ये कोरोना बढ़ा है। आप देखिए कि हमारे जो आइकॉन हैं, बड़े बड़े नेता, वो मास्क लगा करके सभाओं में नहीं जा रहे हैं, मास्क लगा के टीवी पे नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक की भीड़ में जा रहे हैं। मतलब हमारे देश के नागरिक आजकल टीवी देखते हैं, और टीवी देखते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे देश के जो केंद्र में मंत्री हैं उनकी भी यही हालत है, जो स्टेट में मंत्री है उनकी भी यही हालत है। तो नागरिक उसकी पालना क्यों करेंगे जो आप कानून और गाइडलाइन बनाते हैं? अब आपने देखा, अपना मुंह छुपाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट की, अपना मुंह छिपाने के लिए अब ये कोरोना गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, कोई सेंटर में गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है योगेंद्र जी। आपको मैं बताऊं, आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों के अंदर 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया है। और ये आप देख लीजिए, एक स्थिति ऐसी आएगी कि राजस्थान में भी लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी ये लगाएगी, क्योंकि जब तक लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, जब तक ये कोरोना की चेन को तोड़ नहीं सकते। आज ये आप देखिए, सड़क के ऊपर लोग जा रहे हैं, बिना काम लोग घूम रहे हैं। वो मैं ये तक कहना चाहता हूं कि कोरोना को देखने नहीं, लॉकडाउन को देखने के लिए लोग निकल रहे हैं। शाम को एक बार राजा पार्क में चक्कर काटते हैं, वहां चले जाते हैं, और पुलिस को ये क्या करते हैं कि पुराना बीमारी का टिकट है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई कारण बता देते हैं। और इस प्रकार से जो लापरवाही हो रही है, ये हमारी जो कोरोना की गाइडलाइन है, इसके अंदर चूंकि लूपहोल्स बने हुए हैं, इस वजह से इनका फायदा उठाते हुए नागरिक सड़कों पे घूम रहे हैं। कोई क्या लेने जा रहा है, कोई क्या लेने जा रहा है, पुलिस चौक से वो कोई प्रमाण पत्र बताती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं योगेंद्र जी कि आने वाले समय में इनको सख्ती से लॉकडाउन की पालना करानी पड़ेगी। और अगर ये नहीं कराएंगे तो आप देख लीजिए, आप लॉकडाउन के अंदर कोरोना गाइडलाइन में ये बता दी
आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, राजस्थान महामारी अधिनियम, तो ये उस समय कहां जाते हैं जब हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां सभा करती हैं और बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं ये सामने मंचों पर बैठ करके पब्लिक को जो है ज्ञान देते रहते हैं। जी मैं लौटूंगा सर आपके पास लौटूंगा। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, मैं पंकज जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, व्यवस्थाओं को फुटबॉल बना दिया है केंद्र और राज्यों ने। राज्य चाहते हैं कि केंद्र की ओर से कोई गाइडलाइन आए, केंद्र चाहता है कि राज्य अपने स्तर पर निपटे, यानी कि अपनी डपली अपना अपना राग चल रहा है देश में। इंजेक्शन की बात हो या वैक्सीन की बात हो या फिर ऑक्सीजन की बात हो, हालात ये हैं कि अदालतों को दखल देना पड़ रहा है, जिनकी जिम्मेदारी है वो एक दूसरे पे टाले जा रहे हैं। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि शमशान घाटों का आलम आप देख रहे हैं कि चिमनियां पिघल पिघल करके गिर रही हैं, कितनी बॉडियां जल चुकी हैं, जगह बची नहीं है। हॉस्पिटलों की हालत यह है कि मरीजों की वो तस्वीर देख करके दिल दहलता है कि आगे होगा क्या। लेकिन हमें रैलियों से फुर्सत नहीं मिल रही, एक दूसरे पर बयानबाजी करने से फुर्सत नहीं मिल रही। ऐसे हम लगाम लगा पाएंगे? इस जंग को कैसे जीतेंगे? देखिए योगेंद्र जी, दो बात बहुत साफ साफ सी आपको कहती है, बहुत क्लियर है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम किसी कानून से, किसी संविधान से और ये हैं, तो अब जो है वो वक्त नहीं बचा है। अब तो बेसिकली दो ही बातें हो रही हैं कि या तो आप किसी के यहाँ जाकर के गीता का प्रवचन सुनाइए या जाकर के बेसिकली आप जाकर के तो जो है फूल रख करके आ जाइए वहां पर। मैं कह रहा हूं कि आज भी जो स्थितियां बन गई हैं वो बड़ी भयावह स्थितियां। अब जो है लोग अपने को खोने लगे हैं, अपने मित्रों को खोने लगे हैं। आज मैं आपके चैनल पे नहीं आना चाहता था क्योंकि मेरे एक परम मित्र थे, उन्होंने आज अपना जीवन खोया है मेरी एज के बराबर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं यही कह रहा हूं कि आज जो है, क्योंकि 5 दिन पहले चाहे सरकार किसी की भी रही हो, किसी की भी चीज की रही हो, 4 दिन पहले एक टीवी चैनल पे था, मैंने बाकायदा उनको जब कहा तो उन्होंने कहा कि निसाब ये जो है मंडे से लागू होगा। मैंने कहा 7 बजे तक का टाइम जो है वो उस दिन तक लागू था। 16 तारीख की बात थी, डिबेट की बात थी, एक चैनल पे था। और 7:39 से लेकर के 7:43 की मैंने लालकोटी की जो घटनाएं थी, जो हुजूम था आए दिन नहीं रहता, हुजूम की जो है मैंने जो है वहां पर अपनी क्लिप मैंने बना करके भेजी थी। मैं इसमें दोष नहीं दे रहा कि किसी प्रशासन का दोष है, क्योंकि देखिए सब अपना अपना काम कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि आज किसी को भी दोष देने के बाद में केवल मैं आगे जाकर के मैं अपने किसी व्यक्ति जिसको खो दिया है उसका क्लेम तो ले सकता हूं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं ले पाऊंगा। आज यदि यही बात हुई कि हम क्लेम करेंगे, सरकारों से क्लेम करने की बातें करेंगे, तो सरकारें क्लेम पास कर देंगी लेकिन जिंदगियां नहीं देंगी। और मैं यही कह रहा हूं कि आज जिस तरीके का झोल है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आज मैं कह रहा हूं बहुत ईमानदारी से बात करनी चाहिए कि आज जिस तरीके का झोल है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज हम दोनों चीजों की बात करें। शायद हो सकता है कि देखिए हो सकता है सरकार की कोई मजबूरियां रही हो, सरकार की कोई बात रही हो, लेकिन आज जिस तरीके से कल शाम को जो है डॉक्टर्स के साथ मीटिंग थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, और जिस तरीके से डॉक्टर्स ने पहली बार खुल करके कहा कि हमारी स्थिति, यदि कोई माननीय मंत्री ये कह रहा है कि आप लॉकडाउन मत करिए तो 1 घंटे केवल उसको इमरजेंसी जो है किसी भी इमरजेंसी में भेज दीजिए, पता चल जाएगा। मैं आज यही कह रहा हूं कि आज ईमानदारी से यदि हम इन चीजों को कर पाए, हो सकता है कोई भी व्यक्ति इस पर परेशान हो, चाहे हो सकता है मेरे जैसा परेशान हो जाए, कोई नेता परेशान हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए। देखिए 2 चीजें बड़ी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की जान बच पाएंगी तो होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज भी 2000 से ऊपर केसेस है, आज डराने वाले केसेस। बहुत अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करता हूं आपके, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यही है, कि हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता ये बात नहीं सोच रहा है। योगेंद्र जी मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि आज मैं जब गया थोड़े दिन पहले तक, मैंने जो है हमारे यहाँ की सरकार की जो व्यवस्था है देखी। आज आप किसी मेडिकल वाले का जो बड़ा आउटलेट है, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके पास 10-10, 12-12 कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उनके पास ज्यादा अच्छा और ज्यादा मैनुअल और कंप्यूटराइज सिस्टम है जितना सरकार के पास नहीं है। आज सरकार को यह नहीं पता, डॉक्टर साहब बुरा मानेंगे लेकिन आज फिर कहना चाहूंगा कि जो नीचे आपका जो सिस्टम है, जो क्लरिकल सिस्टम है, उसको यह नहीं पता कि हमारे पास स्टॉक कमी क्या है, स्टॉक कितना है। जबकि आज आप देखिए एक प्राइवेट, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल, मैं आपको आज बहुत बुरा लगूंगा लेकिन मैं कहूंगा कि मैं आपको 2 में बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके यहां बाकायदा ये तक पता है कि हमारे पास जो है इस बैच के 200 जो है गोलियां बाकी है, यानी कि 2 डब्बे बाकी है केवल बाकी, और उनके ऑर्डर टाइमली रिप्लेस हो रहे हैं। लेकिन सरकारों में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? मुझे बस इतनी सी दुख है कि कहीं ना कहीं अब इन चीजों को हमें पालना करनी पड़ेगी। जी चलिए, आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, केवल मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा। और यहाँ सवाल यही है कि हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। जो आंकड़े आते हैं वो रोज अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, चाहे वो मौत के आंकड़े हों या फिर
संक्रमण के आंकड़े हो, संक्रमित जो मरीज हैं उनके आंकड़े हो, और एक सबसे बड़ी जो मैं तस्वीर देखता हूं, आप जन टीवी पे देख भी सकते हैं इस वक्त, रिकवरी रेट से जो संक्रमित मरीजों का रेशो है वो बहुत ज्यादा है। पहले ये सब नहीं हो रहा था, एक राहत की सांस ले रहे थे हम लोग कि चलिए संक्रमित जो हो रहे हैं उनसे रिकवरी बहुत अच्छी हो रही थी, तर्क भी होता था हमारा, और एक कॉन्फिडेंस भी होप बढ़ रहा था इसी से कि चलिए हम ठीक तो हो रहे हैं। लेकिन अभी हालात बहुत भयावह हैं। एक बार तो कहा जा रहा था कि गर्मी में ये सब कुछ भग जाएगा, लेकिन गर्मी इस तरह की पारा के साथ साथ इस तरह की आफत डालेगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और हम केवल इस उलझन में लग रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है हमारे पास में, इंजेक्शंस की कमी है, वैक्सीन सही तरीके से नहीं आ रही है, राज्य सरकारों को केंद्र पे आरोप लग रहा है, केंद्र सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपने स्टॉक को खंगाले। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो रही है। चलिए लॉकडाउन होगा कि कर्फ्यू लग रहा है वो तो एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन अभी जो चीजें हैं उन्हीं पे हमारी बंदरबांट जो चल रही है, मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात है। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से बात बहुत गंभीर है, और जब आप जिस चैनल पे बैठ के मैं संवाद कर रहा हूँ और आपकी डिबेट के अंदर कहीं पे भी जब कंक्लूड होता है तब जनता के बीच में एक सीधा मैसेज होता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दोनों ही राजनीतिक दल हैं और दोनों ही राजनीतिक दलों पे आरोप और प्रत्यारोप होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता भी अगर कुछ लगाएंगे तो मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन 30 जनवरी 2020 को जब केरल के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर कोविड का पेशेंट आया था, उसके बाद से 12 फरवरी को पहली बार कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि ये बहुत भयंकर बीमारी है, इससे आने वाली चुनौतियां बड़ी खतरनाक हैं। और उन्होंने किसी सिर्फ अपना वक्तव्य नहीं दिया, उसके साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे अपने बीच में अभी भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, वैसा उन्होंने एक लिंक ऐड करके और दिया था। लेकिन उनका उपहास उड़ाया गया, मीडिया के द्वारा भी उड़ाया गया और विपक्ष के सत्तारूढ़ दल के द्वारा भी उड़ाया गया। निश्चित रूप से आप उपहास उड़ाइए, पप्पू कहिए, जैसे जो कहिए, लेकिन इस देश की जनता को एक अकाल ग्रस्त में ले जाने का, इस महामारी में ले जाने का कहीं ना कहीं राजनीति जवाबदेह रही है। उसके बाद में कितना बड़ा गुजरात के अंदर एक कार्यक्रम होता है, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम होता है। उसके बाद में 23 मार्च को मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी शपथ लेते हैं और 24 मार्च को देश के अंदर लॉकडाउन होता है। इसलिए चुनी हुई सरकार को गिराना, अपने दोस्त को खुश करना है तो खत्म हो गया। लेकिन हम वर्तमान की बात करें, वो अध्याय तो हम छोड़िए। देखिए, हमेशा हर घटना से हमें सीखना चाहिए, वो सब चीजें तो हो चुकी, लेकिन उससे हम सबक क्या ले पा रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि 1 साल पहले और 1 साल बाद में आज जो दूसरी वेव के साथ में हम खड़े हैं, कभी सोचा ही नहीं होगा कि दूसरी वेव आएगी। पहली वेव जो थी, पहला जो लॉकडाउन था, उसमें हमें संभलने की जरूरत थी, हमें रिसोर्सेज जुटाने की जरूरत थी। आज हम उस रिसोर्सेज को कितने जुटा पाए? जब देश के प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि पूरे देश के लिए एक एसओपी जारी कीजिए, ताकि पूरे जो देश के अंदर जो लोग हैं, श्रमिक हैं, राजस्थान के भी दूसरे राज्यों में रहते हैं, दूसरे राज्यों के लोग भी राजस्थान में रहते हैं, ताकि वो स्थिति क्रिएट ना हो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उन मुख्यमंत्रियों की बातों को दरकिनार किया। वो 17 तारीख को भी चुनाव प्रचार में थे, अमित शाह भी चुनाव प्रचार में थे और बड़ी रैलियां कर रहे थे। और जिस प्रकार से ये आंकड़े जो आ रहे हैं, ये जो पीक के आंकड़े जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, 1 लाख क्रॉस नहीं किए थे, आज पूरी 3 लाख के करीब पूरे देश की जो आंकड़े हैं, क्या राजनीति के लिए सत्ता का सरूर, सत्ता का गुरूर सर चढ़ के नहीं बोल रहा? क्या जो शमशान घाटों में जो लाशें की जो कतारें लगी हुई हैं, जहां बारी का इंतजार है, शमशान से बाहर सड़कों पे उनका दाह संस्कार हो रहा है, क्या यही बात की संस्कृति रही कि हम उनको अंतिम समय भी सम्मानपूर्वक विदाई ना दे सके? इसके पीछे कहीं ना कहीं तो हमें जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि इसके लिए जवाबदेह कौन है आखिर। क्या राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हमें राजनीतिक रैली से बचना चाहिए, जब हम वर्चुअल और तमाम काम कर सकते हैं तो क्या जरूरी है कि हम इतनी बड़ी भीड़ पैदा करें? जब उससे पहले जमात को लेकर तमाम जो बातें थी, आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि गंगा में स्नान करने से कोरोना गायब हो जाता है, और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी उसी गंगा में स्नान करते हैं और उनको कोविड हो जाता है। इसलिए ऐसी दकियानुसी बातें विज्ञान से परे ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो घोली है, और जो जवाबदेह लोग, जो डॉक्टर साहब जैसे लोग इस चैनल पे बैठे हैं, उन्हें अपने आप को ये शर्म आती होगी कि हम किस देश में और विज्ञान की कहां पे बातें कर रहे हैं। अगर ऐसी महामारी जहां से निकल के पूरे देश के अंदर लोग जाएंगे, क्या भयावह स्थिति होगी। चौधरी जी, समय भी कम है, थोड़ा मैं पंकज जोशी जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, यहाँ एक सवाल उठता है कि
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपचुनाव में भीड़ जुटाने को लेकर के कहा कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं अगर कोरोना बढ़ भी रहा है तो। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी रैलियां स्थगित कर रहा हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि रैलियां हम स्थगित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अपील का असर हुआ साधु संतों पर, जो एक बहुत बड़ा विवाद हो सकता था, उन्होंने विड्रॉ किया और कुंभ को समय से पहले ही संपूर्ण कर दिया। लेकिन ऐसा क्या है कि बंगाल में बीजेपी अभी रैलियां करे जा रही हैं? ऐसा है कि वहां पे कि आपके पार्टी के नेताओं की या प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी की उपस्थिति में कोरोना भग जाएगा वहां से? ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा क्यों कि भी कुंभ को आप स्थगित करा रहे हो और लेकिन रैलियां आपकी बदस्तूर जा रही हैं? देखिए योगेंद्र जी, मैं फिर एक बार आपको बात कर रहा हूँ कि हम यदि सब्जेक्ट पे रहेंगे ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों की मौत हुई है उनको ना तो रैली से मतलब था, वो कहीं रैली में नहीं गए, वो कहीं उनको देख करके परस्यू नहीं करते। जो लोग गए हैं उन चीजों को पूछे। मैं ये कह रहा हूं कि आप केवल जो है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से जो है आप सीख की बात करें। यदि हमें इनकी सीखों से ही चलना होता तो हम अपने जनप्रतिनिधि क्यों चुनते थे? हम ये पुलिस की आवश्यकता क्यों थी? हम ऊपर से कहते, हम मान लेते, उनका स्वरूप चेंज करते, देख लेते। मैं यही कह रहा हूं कि व्यवस्थाओं की कमी को केवल आप जो है वहां से जोड़ेंगे तो ये चीज ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि आप जो व्यवस्थाएं आपने की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी आपके चैनल पे कहा था, जब हम आज से करीबन 20-25 दिन पहले डिबेट की थी, तब हमने कहा था कि जब ये कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, हमें जो है ये करीबन 7 या 8 मार्च को पता चल गया था कि सेकंड वेव शुरू हो गई है और आसपास के जो प्रदेश थे उनमें था। और आप देखिए, मैं नो डाउट मैं कहता हूं, सरकार ने कहा कि जो भी लोग आएंगे वो आरटीपीसीआर 72 घंटे की जांच करा के आएंगे, लेकिन आपके चैनल से मैंने कहा कि नहीं हो रही है जांच। खुद जोशी जी एक चैनल पर थे जिसमें हमने कहा था कि जांचें नहीं हो रही हैं, बसें भर के आ रही हैं। यहां तक कि मैंने उस चैनल पे कहा था कि मेरे पास जो है रेलवे के 8 टिकट ऐसे हैं जो बाहर से पड़ोसी प्रदेश से आए हैं और वो गए हैं, उन दोनों में जांच नहीं है। लेकिन मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, लेकिन मुझे आप बताइए, कोई फोन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और आज 1 महीना क्या 1.25 महीना बीत गया और आज हम उस लहर के ऊपर आ गए कि जहां पर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि जनता जिस व्यक्ति को खो रही है उसकी कह रही है, कह रहा हूं। और आज जो है केवल पंकज जी, मेरा तो इतना सा सवाल है, चले रैली अपना एजेंडा है कि इलेक्शन कमीशन को देखना है या हमारे जिम्मेदार अगर उनमें थोड़ा सा भी एहसास होता है कि हमें विड्रॉ करनी चाहिए तो वो अपना एजेंडा होगा, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, क्या जनता रेमडेसिविर के इंजेक्शन, ऑक्सीजन और बेड्स के लिए ऐसे ही जूझती रहेगी? मैं यही कह रहा हूं ना आपको कि क्या बेसिकली आप खुद देखें कि आप यहाँ के जो प्रदेश में था, प्रदेश में 10,000 जो डोजेस थी हमने पंजाब में भेजी ना, जिसकी एक्सपायरी हो रही थी, लेकिन हमें लगातार जो है एक्सपायरी हो रही, हमने भेजा, अच्छा किया, हमने कोई बुरा नहीं किया, लेकिन क्या उस स्टॉक को हम दोबारा कवर कर पाए? क्या हम उन स्टॉकों को दोबारा रख पाए? क्या हम अपनी जो चीजें हैं, जो मैं कह रहा हूं, क्या बेसिकली आज डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ एक कॉर्पोरेशन है, योगेंद्र जी आप चैनल चला रहे हैं, ऐसा एक कॉर्पोरेशन है जो परचेज करता है और जो मतलब लाखों करोड़ रुपए की परचेजिंग जो होती है, क्या बेसिकली उसका प्रोक्योरमेंट, एक मैंने भी आपको जो कहा कि 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स से जो है बड़ा है या छोटा है, क्योंकि जब 2 डिस्ट्रीब्यूटर प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो इतना बड़ा कॉर्पोरेशन सरकार का जो बेसिकली जो है इंजेक्शन से और इनसे जो है लीकेज हो जाए कि हमारे पास जो है इसकी आपूर्ति नहीं है, आप मुझे बताइए क्या प्रोक्योरमेंट हुआ था? यदि आज कोई कह दे कि साहब प्रोक्योरमेंट ही नहीं था, तो मुझे बताइए गलती किसकी, मेरी या जिसको नहीं मिलता? नहीं ठहरा रहा, मैं तो खुद ही कह रहा हूं इस बात को कि हमारी व्यवस्थाएं फुटबॉल बन गई हैं, राज्य केंद्र पे डाल रहे हैं, केंद्र राज्य नहीं, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं होना चाहिए? अगर यही हालात बनते रहे तो सर, यही हालात बनते रहे तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेंगे, संस्थान में जगह नहीं मिलेगी। मुझे बताइए सर, मुझे बताइए, साफ दिखाई दे योगेंद्र जी मैं बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं, योगेंद्र जी मैं बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं, आज आपको चैनल पे डिबेट करनी थी, आपके यहाँ से फोन मेरे पास आया ना, आपको पता है कि चीज कौन करने आया? मैं योगेंद्र जी जवाब देना चाहता हूं मेरे साथी की बात का। समय कम है जी, आपसे चौधरी जी आप जवाब दे दीजिए, समय बहुत कम है, जवाब दे दीजिए। योगेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो तलख स्टोरेज को और सरकार के काम को लेके है, अगर उससे उतनी ही तलख अगर लड़ाई को और कोविड को लेके होती तो निश्चित रूप से इस राजस्थान की दुर्दशा आज ये नहीं होती। उन्हें ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन भी निजी लेबोरेटरी के अंदर पैदा हो रहा है और वो वैक्सीन जो है सेंट्रलाइज होकर पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों की डिमांड के हिसाब से जो सेगमेंट्स हैं उनके हिसाब से सप्लाई की जा रही है। आज राजस्थान की भिवाड़ी के अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन का केंद्र है, लेकिन राजस्थान उस ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि केंद्र की सरकार ने उसे अंडरटेकिंग में ले रखा है और जिस राज्य को जितनी जरूरत होगी वो सप्लाई करेगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये पता होना चाहिए कि वो राजनीति करने के लिए इस देश की और राज्य की जनता को खतरे में नहीं डाले।
अगर उन्हें लोगों की जीवन से अगर संवेदना होती तो मुझे लगता है ऐसा वक्तव्य नहीं आता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लास्ट में राजनीति करने वाले लोग, चुनावी रैलियों के अंदर सुर्खियां बटोरने वाले लोग, ना कोविड से मतलब है, ना इस देश की जनता की जीवन से मतलब है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ सत्ता अपनी किस प्रकार से हथियाई जाए, चाहे सत्ता चुनी हुई सरकार को गिरा के हथियाई जाए, चाहे फिर अपने दूसरे रिसोर्सेज के द्वारा, संदर्भ के द्वारा समय का अभाव है। मैं तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि बार बार गुजारिश की जा रही है। जनता की जो तस्वीरें आती हैं, मुझे लगता है कि अपने आप एक बयां करती हैं। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि देश किस दिशा में जा रहा है, प्रदेशों में हालात क्या बनते जा रहे हैं। इस व्यवस्था को फुटबॉल मत बनाइए। उस जनता के प्रति गहरी हमदर्दी होनी चाहिए। उस जनता का एक हिस्सा हमारे हुक्मरान है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य और केंद्र के मंत्री हो, या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो। उस मानवता को शर्मसार मत होने दीजिए जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, कि हर जंग से लड़ने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। टूटने मत दीजिए इस भारत को। ऐसा नहीं हो कि इस महामारी में हम व्यवस्थाओं को फुटबॉल बनाए रखें और लोग दम तोड़ते चले जाएं। और अगर ये बूते से बाहर हो गया तो समझना बहुत मुश्किल होगा। इसका अंदाजा शायद आप लोगों को हमसे ज्यादा होना चाहिए, आप व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। गुजारिश है कि इस व्यवस्था में आज जो देख रहे हैं, कल उसमें तब्दीली होनी चाहिए। और केवल शब्द बाण या तीर नहीं चलाए जाने चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। बड़प्पन तभी होगा, कद तभी बड़ा होगा कि जब हम व्यवस्था को विस्तृत रूप से देखें। चले, आप इस पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और देखेंगे कि लॉकडाउन के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, व्यापार उद्योग क्यों चिंतित है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।